हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस स्लाइड में आपके इश्यूज थे रिलेटेड टू डिसीजन टेबल, वो मैं करवा देता हूँ। और उसके बाद हाँ। अच्छा जी, डिसीजन टेबल में ना आपने तीन चीजों को मैप करना होता है। ठीक है, कंडीशंस, एक्शंस और रूल्स। ठीक है। एक्चुअली हम मैप करते हैं कंडीशन और रूल्स को, और उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाता है उसको हम मार्क करते होते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारी कंडीशन आती हैं इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे रूल्स आ रहे होते हैं। और अगर ये कंडीशन और ये रूल जो है ये आपस में मैच करते हैं तो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्या एक्शन आना है वो लिखते होते हैं। सही है, अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये एक एग्जांपल किस चीज की है भाई? ठीक है, ये एग्जांपल है एक ऐसा सिस्टम जो केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि यूजर्स को अलाउ, अप्रूव या डिस अप्रूव करता है। मतलब उनको या अलाउ करता है या नॉट अलाउ करता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है जी? वेदर द यूजर इज अथराइज्ड। ठीक है। अब इसमें से हर एक, अब पहले जैसे ये है ना, इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज देखनी है। पहली पॉसिबिलिटी भी कि यूजर अथराइज्ड है या नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। और जब हम दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, देखो पहली बात तो ये है, उसने कहा जी बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब है जी एक, वेदर द यूजर यूजर इज अथराइज्ड, इसका मतलब है कि जी अलाउ कर दें अगर यूजर अथराइज्ड है तो पहली तो इसकी स्टेट ये बन गई। दूसरी इसकी बात यह है कि अगर यूजर अथराइज्ड नहीं है तो अलाउ भी नहीं करना। इसका मतलब है कि ये जो पहली आपके पास रूल है, ठीक है, इसकी दो कंडीशंस है, एक यस और एक नो। तो अगर हम इसका डिसीजन टेबल देखें तो सबसे पहले हमने इसको किया फॉल्स, तो यूजर अलाउ, क्या उसे कहते हैं, अथराइज नहीं है। अगर यूजर अथराइज ही नहीं है तो कैंसल रिक्वेस्ट। अब इसी की दूसरी पॉसिबिलिटी हमें देखनी है कि लेट्स सपोज यूजर अथराइज्ड है, ये इसी का जो है वो दूसरा पॉसिबिलिटी है। सेम टाइम हमने इससे अगले की पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेनी है कि जी वेदर द केमिकल इज अवेलेबल, केमिकल अवेलेबल है या नहीं। अब इसमें भी दो काम सकते हैं, या ना या हाँ। तो सबसे पहले ना वाला काम करते हैं, हम कहते हैं यार यूजर तो अथराइज्ड है लेकिन केमिकल अवेलेबल नहीं है, तो भाई अलाउ नहीं करना। अब ये जो केमिकल वाला है, इसका भी इससे अगला काम करते हैं। हम कहते हैं जी यूजर अथराइज्ड है और केमिकल भी अवेलेबल है। देखें जी, यूजर अथराइज्ड है, केमिकल भी अवेलेबल है। ठीक है, और मीनवाइल हमने तीसरी कंडीशन साथ जोड़ ली कि क्या केमिकल हैजर्ड्स है, मतलब के नुकसानदेह है। ठीक है, इसकी भी दो कंडीशन, फॉल्स और ट्रू। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉल्स। तो भाई ये कॉम मतलब यहाँ पे अगर यूजर अथराइज्ड है, केमिकल अवेलेबल भी है और केमिकल नुकसानदेह भी नहीं है, तो भाई इसको अलाउ कर दो। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो ये कहता है। ठीक है, अभी इनमें से किस पे अलाउ करना है और किस पे अलाउ नहीं करना, ये भी मे बी इसी सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसमें क्लाइंट ने आपको बताया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्योंकि वो स्लाइड में कहीं डाला नहीं तो इसको आप अभी सपोज ही कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली चीज ये है कि केमिकल जो है वो हैजर्ड्स पहले है नहीं था। अब हम कहते हैं लेट्स गो केमिकल हैजर्ड्स है, हमने इसको ट्रू कर दिया, ये ट्रू कर दिया। ठीक है, ये ट्रू कर दिए। ठीक है, इसको ट्रू करते ही हमने अगला देखा कि क्या यूजर ट्रेंड है। अगर केमिकल हैजर्ड्स है तो हमने कहा नहीं यार वो ट्रेंड नहीं है, तो फिर अगेन उसको आपने रिजेक्ट कर देना। लेकिन अगर ये सब कुछ है, मतलब यूजर अथराइज्ड भी है, केमिकल अवेलेबल भी है, केमिकल हैजर्ड भी है, और हैजर्ड होने के बाद यूजर उसके लिए ट्रेंड भी है, तो फिर भी उसको अलाउ करते हैं। तो इसी का डिसीजन टेबल है, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, कहते हैं जी यहाँ पे ये चार रोज हैं तो इधर पांच कैसे बने। ठीक है भाई, इधर ये उसके लिहाज से नहीं बनते होते। इसमें आप पहले की पहली कंडीशन देखते हैं, अगर उसकी पहली कंडीशन ही मीट हो जाए जो कि यहाँ पे कर रही है, तो साथ ही अगले की दूसरी कंडीशन देखनी शुरू कर देते हैं, जो कि हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नीचे आपके पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। सही है। अच्छा जी, आप इस एग्जांपल में आप देखें जी, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अ मार्केटिंग कंपनी विश टू कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन टेबल टू ट्रीट क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। सही है, एक मिनट सिर्फ होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर क्या ये कहता है कि एक मार्केटिंग कंपनी है,
वो एक डिसीजन टेबल बनाना चाह रही है। तो डिसीजन टेबल ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं की बेस के ऊपर आप जो है ना प्रोग्राम के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं कि कब क्या होगा तो क्या करना है। ठीक है, वो कहता है कि टू डिसाइड हाउ टू ट्रीट क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू थ्री कैरेक्टरिस्टिक है जिसके ऊपर क्लाइंट्स को ट्रीट करना चाह रहे हैं। जेंडर, ये जो सिटी है, और ये उनका एज ग्रुप है। अगर 30 से कम है तो एज ग्रुप ए, 30 से 60 तक है तो एज ग्रुप बी, 60 से ऊपर है तो एज ग्रुप सी। ठीक है, अब कंपनी की चार प्रोडक्ट्स हैं, WXYZ। ठीक है, और इसके लिए कंपनी की कुछ पॉलिसी है। ठीक है, ये पॉलिसी होती है। सही है, तो इसमें जो कहते हैं प्रोडक्ट डब्ल्यू जो है वो सिटी डिवेलपर्स को देंगे, एक्स जो है वो यंग मेल्स को देंगे, वाई जो है वो फीमेल को देंगे। ठीक है, मिडिल एज की फीमेल्स को देंगे जो सिटीज में नहीं रह रहे, और जेड जो है वो ओल्डर वंस को देंगे। ये कुछ रूल्स हैं, इसके लिए डिसीजन ट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास जो थ्री एट्रीब्यूट्स हैं जिनके ऊपर आपने कंडीशन चेक करनी है, उनमें है जेंडर। ठीक है, जेंडर आपके पास मेल या फीमेल हो सकता है। सिटी डेवेलपर मतलब शहर में रहता है या नहीं, ये यस और नो में आंसर होगा। और एज ग्रुप की ये तीन वैल्यूज आएंगी आपके पास। ठीक है, ये तो आपके पास आ गए इनपुट्स। अगर आप इसमें देखें ना, ठीक है, तो आपके पास डिसीजन टेबल में क्या क्या था? आपके पास डिसीजन टेबल में रूल्स थे, ठीक है, एक्शन थे और कंडीशन थी। ठीक है, अगर आप इसमें देखें, ठीक है, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट असाइन करना ये एक्शन है, ये उनके रूल्स हैं। ठीक है, ये रूल्स हैं आपके पास। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूल्स आपके पास कितने बनते हैं? देखिए जी, दो इसका बनेगा मेल फीमेल का, इसका यस नो का बनेगा, और ये आपके पास एक दो तीन है। ये आपके पास 2 × 2 × 3 12 रूल्स बनते हैं। ठीक है, और एक्शन क्या है कि जी आपके पास ये प्रोडक्ट्स जो है वो आपने असाइन करनी है। ये आपके पास रूल्स बनते हैं। सॉरी, मैं एक चीज ऊपर से ना मिक्स कर गया हूँ। इधर से अगर मैं आपको बताऊं रूल्स, ये रूल्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये अथराइज नहीं है, ये एक रूल है। ये अथराइज्ड है और केमिकल अवेलेबल नहीं है, ये दूसरा रूल है। ये तमाम रूल्स होते हैं। ठीक है, और नीचे आपको आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये उस रूल के अगेंस्ट आपका एक्शन है। ओके हो गया? तो ये चीजें थोड़ी सी यहाँ पे ओवरलैप है, आपको समझ लग जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब हमने बनाना है डिसीजन टेबल। हम सबसे पहले बनाएंगे रूल 1। रूल 1 में हम पहले जेंडर को पकड़ेंगे। हमने कहा जेंडर मेल, सिटी डिवेलर यस, और एज है, सॉरी, क्लास है ए। ये दोनों सेम रख के, ठीक है, ये दोनों यहाँ अगले में सेम रख के, हमने जेंडर की जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसको टेस्ट कर लिया, फीमेल को, इन दोनों सेम पे। फिर हमने जेंडर की पहली पॉसिबिलिटी के ऊपर अब सिटी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, इसको एन कर दिया और नीचे वाला ए ही है। ठीक है, अब ये देखिएगा, ठीक है, इन दोनों को अगेन सेम रखेंगे। ये एन और ए है, और ऊपर से जेंडर आपने चेंज कर लिया। ठीक है, ये दीज आर ऑल द पॉसिबल रूल्स। ठीक है, एक को सेम रख के अगला चेंज कर लेना है, ये आपको प्रैक्टिस इसकी समझ लगेगी। उसके बाद फिर आपने कहा जी मेल है। ठीक है, मेल करने के बाद अब हम सिटी जो है, सिटी डिवेलपर है, यस। और अब क्लास, पहली क्लास खत्म हो गई, इसके तमाम टेस्ट हो गए इनके साथ। अब बी क्लास टेस्ट हो रही है सेम इसी तरीके से। यही सेम आपके पास आएगा, अगर गौर करें तो MF MF। ठीक है, MF MF सेम आएगा। YYNN। ठीक है, YYNN। बस यहाँ पे ए की बजाय बी आएगा। ठीक है, तो ये सेम जो है ना उस लिहाज से रूल बन गए। इसी तरह सेम यही जो है वो सी के लिए भी आएगा। ठीक है, सेम रूल। इस तरीके से आपके पास 12 डिफरेंट रूल होते हैं, 12 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और एंड पे आके फिर आपने ये क्रॉस का मतलब होता है टिक लगाना है। अब ये टिक किसके सामने क्या लगाना है, ये आप इसके लिहाज से देख के लगाते हैं। इसके लिहाज से प्रोडक्ट डब्ल्यू किसे असाइन हुई, एक्स किसे असाइन हुई, वाई किसे असाइन हुई, जेड किसे असाइन हुई। जो जिसको असाइन हुई उसके सामने उसको क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब ये है कि जी अगर वो मेल हो, सिटी में रह रहा हो, एज ये है, तो उसको ये प्रोडक्ट भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसीजन टेबल बनाते हैं। इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
सही है। अच्छा, एक चीज मैंने और आपको बतानी थी। कुछ बच्चे एंड पे कंफ्यूज हो रहे थे आपके जो साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में। देखो, जो होती है ना साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी बेटा, मैं आपको पहले थोड़ा सा, ये हमने उसमें यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी असल में ये बताती है कि आपने जो कोड लिखा है या जो कोई फंक्शन बनाया है या जो भी किया है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी 10 और 10 से कम है तो आप जो है वो उस कोड को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी 10 से बढ़ जाए तो आप कहते हैं यार ये सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स है, या ये कोड जो मैंने लिखा है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको दोबारा लिखा जाए। सही है। तो सबसे पहले आपके पास साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके पास फाइंड आउट होती है, और उसके बाद फिर हम उस लिहाज से इंडिपेंडेंट पाथ देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पाथ कवरेज के अंदर ये सब कुछ आता है, कंडीशन कवरेज, फिर पाथ कवरेज। तो साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी का ये फार्मूला है, ई होता है एजेस, एन होता है नोड्स, और पी होता है आपके पास डिसजॉइंटेड पार्ट्स। ठीक है। डिसजॉइंटेड पार्ट्स का मतलब ये होता है कि कोई अलहदा हिस्सा तो नहीं निकल रहा। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम हम एक चीज इसमें कंफ्यूज कर रहे थे, मे बी दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय एंड एज वेल। मैंने अभी इसकी बुक में भी ये सारी चीजें मैंने एक बहुत दोबारा इनको क्लियर किया। डिसजॉइंटेड पार्ट्स का मतलब ये होता है कि एंटायरली डिफरेंट जो है ना वो, लेट्स सपोज यहाँ पे एनोटेशन में ऑन कर लूँ। लेट्स सपोज एक आपका प्रोग्राम है जो यहाँ पे चल रहा है ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके, ये उसका एक पाथ है। सेम पैरेलल में इसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक और प्रोग्राम कहीं इस तरह साइड पे भी चल रहा है, तो इस सॉफ्टवेयर के इंटायरली अगर आप देखें तो ये दो पाथ हैं, ये है एक और ये है दो। ठीक है। हम पता है क्या कंफ्यूज कर रहे थे, हम कह रहे थे जी एक उसका पाथ ये है और एक उसका पाथ ये है। नहीं, पी में ये नहीं आएगा। पी में आएगा कि एक सॉफ्टवेयर के करने के अगर डिसजॉइंट है, जो कहीं से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना हो, बिल्कुल अलग हो। ठीक है, तो वो हमने इसके अंदर लिखने होते हैं। बाय डिफॉल्ट पी की वैल्यू जो है वो 1 होती है। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट पी की वैल्यू जो है वो 1 होती है, और इस लिहाज से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सही है। तो हम अगर नेक्स्ट पे आए तो इसका दूसरा फार्मूला बी ऑफ जी इज इक्वल टू बी प्लस वन। बी होता है नंबर ऑफ बाइनरी डिसीजंस। अब इसमें देखें एक ही पाथ है, इसमें भी एक ही पाथ है, लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें आपके पास ये दो डिसजॉइंट पाथ है, ये एक अलहदा है, ये एक अलहदा है, तो देखिए यहाँ पे दो लिखा हुआ है। सही है। तो इसमें भी एक ही पाथ है, एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अलहदा, मतलब अलहदा का मतलब आप ये समझें कि उसका स्टार्ट और एंड नोड ही अलहदा है। सबसे आसान आसान है। ठीक है, अब ये आप देखिएगा, ये तीन सवाल नहीं है। ये बच्चे क्लास में कंफ्यूज कर रहे थे ये अलहदा है ये अलहदा नहीं। ये एक ही क्वेश्चन क्या, एक फंक्शन से समझे, सी प्लस प्लस का एक फंक्शन के कोड है, और उसके अंदर ये तीन जो है ना वो आपके ग्राफ बने हैं, और इन तीनों के स्टार्ट और एंड अपने अपने हैं, तो इसका मतलब है डिसजॉइंट पाथ कितने हो गए, तीन। एक इसका और एक इसका। ठीक है, लेकिन साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी तो इस पूरे फंक्शन, यार मैं ये समझाने की कोशिश बारहा कर रहा हूँ, ये नहीं समझ रहा कि जो ये वाला मतलब कि ये जो सिर्फ इतना हिस्सा है ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और ये एक फंक्शन नहीं भाई, ये तीनों सी प्लस प्लस के, लेट्स सपोज किसी एक फंक्शन के आपने ग्राफ बनाया है। ठीक है, और इन तीनों के अंदर आपको लग रहा है कि यार इन सब, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, फंक्शन के अंदर ये कोड जो है यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है, नीचे एक और कोड है यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज जी, ये कोड जो है ये एक फंक्शन है जिसमें ये आपसे जीपीए लेता है, ग्रेड कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, ये उसके बाद जो है वो लेट्स सपोज अटेंडेंस को देखता है। ठीक है, ये लेट्स सपोज आपके सेशनर्स को देखता है, लेकिन ये तीनों चीजें आपने एक ही फंक्शन में रखा हुआ है, तीनों का अपना स्टार्ट है अपना एंड है, इसलिए तीन डिसजॉइंट पाथ हो गए। ठीक हो गया। और देखें इसकी क्या आ रही है, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी 8, इसका मतलब यह है कि ये कॉम्प्लेक्स है आपका। ठीक है, तो साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ही हम पास टेस्टिंग करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास एजेस कितने हैं, 16, नोड है 13, पी एक ही है क्योंकि एक स्टार्ट एक एंड है, तो आपके पास बन गया 5।
ओके हो गया? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, दूसरा फार्मूला अगर लगाना है, नंबर ऑफ बाइनरी डिसीजन बी होता है, बाइनरी डिसीजन कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर डिसीजन हो रहा हो। ठीक है, वो ये ए है, ए पे एक ये नोट निकलता है कि यही बाइनरी डिसीजन एक, ये बाइनरी डिसीजन दो, ये बाइनरी डिसीजन तीन, ये बाइनरी डिसीजन फोर, 4 + 1 5। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आपके जो है वो चल रहे होते हैं। ओके हो गया जी? अच्छा, एक और चीज है, आपके पास जितनी साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, उतने ही आपके पास जो है वो पाथ टेस्टिंग में उतने ही पाथ बनते हैं। ठीक है, इसमें 5 पाथ बन रहे हैं। ए ए बी डी ई से लेके एम तक, फिर ए सी डी ई से लेके एम तक दो। ठीक है, फिर ए सी डी ई एच से लेके एम तक तीन। और सेम लाइक ए बी डी ई आई एल से एम तक चार। और ए सी डी ई जे एच एल एम यहाँ तक पांच। जितने आपके पास ये बनते हैं उतने ही पाथ टेस्टिंग में आपके पास पाथ बनते हैं। सेम लाइक आपके पास जो है ना, इस तरीके से हम इसको जो है वो डील करते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको एक कोड के जरिए भी इसको समझा देता हूँ। हाँ, ठीक है। Independent path is any path through the program that introduce at least one new set of processing elements। ये कहते हैं, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट पाथ। अब ये बेसिक पाथ टेस्टिंग आ गई, वही चीज। ठीक है, पहला पाथ ये, ठीक है, दूसरा पाथ ये। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर कोड आए तो हम उसका कैसे ये ग्राफ बनाते हैं, मैंने क्लास में भी कोशिश किया, लेकिन बस समटाइम यार आप लोग ना सुन नहीं रहे होते बात को, और मुझे तसल्ली नहीं हो रही होती कि यार पता नहीं मैंने सही तरह पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। लेकिन जब आपका कोड चले सी प्लस प्लस का या कोई भी, तो टॉप से बॉटम चलता है। तो जब तक आपका कंपाइलर चलता रहता है, रुकता नहीं है, कंपाइलर आके रुकता कहाँ पे है, यहाँ पे रुकेगा। इससे पहले जो कुछ है उसने एग्जीक्यूट कर लेना है, इस इतने को हमने एक नोड कंसीडर कर लेना। मैं अगेन कह रहा हूँ, जहां तक आपका कंपाइलर स्टेटमेंट्स को चलाता रहे, रुके नहीं, उतने हिस्से को एक नोड कंसीडर कर लेना है। ठीक है, इसमें 2 लाइन हो सकती हैं, दो से ज्यादा हो सकती हैं, 200 हो सकती हैं। ठीक है, इनको आपने एक नोड कंसीडर कर लिया। यहाँ पर आके कंपाइलर रुक गया, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, रुकने का मतलब है ठहर गया। ठीक है, डिसाइड कर रहा है। जब ये डिसाइड वाला काम कहीं आ गया, तो आपका वो रुक जाता है वहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा नोड आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर ये ट्रू है तो ये होगा, अगर फॉल्स है तो ये होगा। तो इतने इस ये हिस्सा भी जब यहाँ पे आपका कंपाइलर चलता है, तो इसमें ये दोनों काम इकट्ठे करने हैं। ऐसा ही है ना? तो ये इसको आपने एक नोड बना दिया, और अगर वो ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो आपके कंपाइलर ने फिर ये दो काम इकट्ठे करने थे, इसको भी आपने एक नोड बना दिया। ठीक है, और जब ये दोनों काम, इन दोनों में से कोई एक काम हो गया, हो जाएगा एंड पे, ये काम वाला काम होना है, इसको आपने एंड बना दिया। ओके हो गया जी? अब इसका आपने निकालनी है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसके अंदर पी की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि एक ही स्टार्ट है एक ही एंड है। ठीक है, और पी की वैल्यू 1 रहेगी, तो आप बेशक इसका आप निकाल लें। एजेस कितने हैं जी आपके पास? नोड कितने हैं? एक दो तीन चार पांच, 5 नोड है। एजेस कितने हैं? एक दो तीन, दो दो चार एक, पांच आपके पास एजेस हैं। और जो आपके पास पी की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 है, तो 5 - 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 2 रेस्ट पावर 1, आपके पास क्या आंसर आता है इसका? वी ऑफ जी का 2। ठीक है, ये इसका नहीं मैं कह रहा। ठीक है, ये जो मैंने सी प्लस प्लस का कोड लिखा है, ये मैं बेटा उसका कह रहा हूँ। तो इसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 2। इसका मतलब है इसमें इंडिपेंडेंट पाथ, पाथ टेस्टिंग में जब आप इसके पाथ टेस्टिंग करेंगे, इसके दो पाथ बनते हैं, बनते भी दो हैं, ए बी सी ई और ए बी डी ई। ठीक है, ये देखिएगा, सेम लाइक यहाँ पर भी हमने ऐसा ही काम किया है। सही है, तो आपको जो भी कोड आएगा सी प्लस प्लस का, आपने उसका सबसे पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपने उसके साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है दोनों फार्मूलों से। ठीक है, दोनों फार्मूले दिए हुए हैं, दोनों से सेम आनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी जो निकलेगी, ठीक है, लेट्स सपोज अगर 5 निकले, इसका मतलब आपके 5 पाथ बनते हैं।
तो आपने उस ग्राफ में 5 लाइनें लगा के बताना कि ये पाथ 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। ठीक है, तो इसके बाद ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों का बड़ा अच्छा टाइम रहा आप लोगों के साथ। ठीक है, और आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।